वो सूखे हुए फूल किताबों में। हमारे देश का साहित्य एक ऐसी अविरल धारा है जिसने समय चक्र के विभिन्न पड़ावों पर मील के पत्थर अंकित करते हुए राष्ट्र की अस्मिता को नित नया गौरव ही प्रदान किया है। उन्हीं यादों के गलियारों में पुनः झांकें तो भूले बिसरे कुछ मोड़ आज भी आपको प्रासंगिक प्रतीत हो सकते हैं। इसी सिलसिले में माजी की ओर रुख करते हुए ढूंढते हैं कुछ सूखे हुए फूल किताबों में। सबसे पहले सुनते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित लघु रूपक मैं मुक्तिबोध। मैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। मध्य प्रदेश के श्योपुर कस्बे में 13 नवंबर 1917 को पैदा हुआ मैं। स्कूल गया उज्जैन में और वहीं के माधव कॉलेज में पढ़ते हुए साहित्य से जुड़ा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर में मेरी कविताएं प्रकाशित की और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। वीरेंद्र कुमार जैन, प्रभाक चंद्र शर्मा और प्रभाकर माचवे के संपर्क ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। देश भर में अध्यापन से लेकर संपादन जो काम मिला करता रहा। उज्जैन, बड़नगर, शुजालपुर, कलकत्ता, इंदौर, मुंबई, बनारस, जबलपुर, नागपुर, राजनांदगांव, मैं कहां नहीं गया। मेरे भीतरी और बाहरी संघर्ष तो थे ही, सो उनकी छाप भी कविताओं में आनी ही थी। हिंदी कविता के इतिहास और खुद मुक्तिबोध के कवि जीवन में 1943 में प्रकाशित तार सप्तक एक नई काव्य चेतना का संवाहक बनकर आया। तार सप्तक में उनकी कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन की अभिव्यक्ति हैं। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती। मैं उन सब पर गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मुक्तिबोध से मेरा रिश्ता 60 वर्षों का है और सिर्फ एक पूरी कवि का ही नहीं, एक मार्गदर्शक थे वे मेरे। विख्यात साहित्यकार और वरिष्ठ कवि प्रोफेसर चंद्रकांत देवताले 1957 में इंदौर के राजवाड़े से एक सार्वजनिक प्रसारण होता था। वहाँ शाम को 7 बजे मैंने अनिल कुमार, मनमोहन मदारिया आदि के साथ, जो मुक्तिबोध मंडल के कवि थे और लेखक थे, इनके साथ मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता सुनी थी। और उसके बाद से उनका मेरा रिश्ता ऐसा जुड़ गया कि मैं बता नहीं सकता। कि वो बहुत किशोरावस्था में उज्जैन में भटकते थे और उज्जैन की टोपोग्राफी पर मुग्ध थे। बावड़ी, बरगद का पेड़, ब्रह्म राक्षस की याद, ये सब रिश्ते उज्जैन से जुड़े हुए हैं। मुक्तिबोध न छायावाद से संतुष्ट रहे और न ही प्रयोगवाद और प्रगतिवाद से। उन्होंने नई कविता की निस्सहाय नकारात्मकता को भी अस्वीकार करते हुए कहा, कुछ और चाहिए और वह चाहिए जो जीवन को उसकी समग्रता, उसकी सारी विशेषताओं सहित प्रकट करे। मुक्तिबोध अनूठे रचनाकार और चिंतक हैं, जो न केवल पहले से चली आ रही काव्य धाराओं की सीमाओं को तोड़ते हैं, खुद उस धारा से भी आगे चले जाते हैं जिसका कि वे खुद हिस्सा रहे। साहित्यकार प्रमोद त्रिवेदी। वे बौद्धिक कवि थे, इसलिए वे अपने समकालीन अन्य कवियों की तरह लोकप्रिय नहीं हुए। इसीलिए महत्वपूर्ण कवि होकर भी वे अपने जीवन काल में लगभग अलक्षित ही रहे। उनके समस्त लेखन का लक्ष्य आत्म संभवा परम अभिव्यक्ति की खोज रहा। कोशिश करो की अनुगूंज और विकलता उनके सोच और चिंतन में अनवरत बनी रही। इसलिए उनके गुजर जाने के बाद, इतने समय के बाद भी उनकी कविताएं आज अधिक अर्थवान, चिंतनीय और प्रासंगिक लगती है।
उस दौर में जब मध्यम वर्ग की उदासीनता जिस संकट को जन्म दे रही थी, मुक्ति बोध का साहित्य उसका जीवंत उदाहरण है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। मुक्तिबोध हिंदी के ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने अपनी फंतासी के माध्यम से एक ऐसे लोक की रचना की है कविताओं में जो यथार्थ के धरातल पर मानव के आत्मसंघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। प्रतिष्ठित रचनाधर्मी प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र। मुक्तिबोध की कविताओं में एक ऐसे विरूप को रचा गया है जो आज की उत्तर आधुनिक दुनिया का प्रतीक है। इसीलिए उनके कविता संकलन का शीर्षक ही है चांद का मुंह टेढ़ा है। टेढ़ा शब्द का तात्पर्य यही है कि सौंदर्य के जो अभी तक प्रतिमान थे वे सारे के सारे प्रतिमान बदल गए हैं और अब हमें इस दुनिया में विरूप के सौंदर्य को देखना होगा। मैं समझता हूँ जो लोग मुक्तिबोध को केवल कम्युनिस्ट विचारधारा की संरचना में बांधकर देखते हैं वे ठीक नहीं करते। मुक्तिबोध वामपंथ की विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं किंतु उनके काव्य में व्यापक मानवीय संवेदना है। व्यापक मानवीय संवेदना के धरातल पर मनुष्य के वर्ग संघर्ष को मुक्तिबोध की कविताओं में उभारा गया है और इसी अर्थ में मुक्तिबोध सदा याद रखे जाएंगे। वे नई कविता के कालजयी कवि हैं। मुक्तिबोध का सही मूल्यांकन 11 सितंबर 1964 को उनके निधन के बाद ही संभव हो पाया, लेकिन उनकी कविताएं और विचार निरंतर प्रेरणा देते आ रहे हैं। मुक्तिबोध जितने बड़े कवि थे उससे भी कहीं अधिक बड़े वे काव्य चिंतक थे। कवि हृदय प्रोफेसर सरोज कुमार। जैसे कि हम कहते हैं कि गांधी जी के सपनों का भारत और उसकी कल्पना करते हैं, वैसे ही मुक्तिबोध चाहते थे कि कवि ऐसा हो कि जिसकी विश्व दृष्टि बहुत विकसित होना चाहिए। विश्व दृष्टि अगर उसकी विकसित होगी तभी उसकी अभिव्यक्ति की शैली ज्यादा लचीली बन पाएगी और उसकी शब्द संपदा बहुत विस्तृत होना चाहिए। तभी ये संभव होगा कि वो सूक्ष्म संवेदनाओं को मूर्तिमान कर सके और जीवन और जगत की लहरों को वाणी दे सके। वे ऐसे कवि चरित्र की कल्पना करते थे जो निरा कार्यकर्ता न हो, केवल चारण न हो, आराम तलब बुद्धिजीवी न हो। वो ऐसे कवि चरित्र की कल्पना करते थे जो मानवीय वास्तविकता का बौद्धिक और हार्दिक आकलन करते हुए सामान्य जनों के गुणों से, सामान्य जनों के संघर्ष से प्रेरणा ग्रहण करे और उनके जीवन विवेक को स्वयं ग्रहण कर उसे और अधिक निखार कर कलात्मक रूप में उन्हीं चीजों को, उन्हीं सामान्य जनों को लौटा दे। मैं तुम लोगों से इतना दूर हूँ, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। मेरी असंग स्थिति में चलता फिरता साथ है, अकेले में साहचर्य का हाथ है। उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित हैं, किंतु वे मेरी व्याकुल आत्मा में बिंबित हैं, पुरस्कृत हैं। इसीलिए तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है, सबके सामने और अकेले में, अकेले में, अकेले में। मैं मुक्तिबोध। आलेख प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा। वाचन स्वर विद्याधर मुले और सुधा शर्मा। सुधा शर्मा की यह प्रस्तुति हमें आकाशवाणी इंदौर से प्राप्त हुई। मुक्तिबोध के सह प्राध्यापक रहे वरिष्ठ साहित्यकार कनक तिवारी अपना संस्मरण सुनाते हैं रायपुर से। मैं 1963 में दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त होकर उनका सहकर्मी बना। गृहनगर में बरगद के पेड़ों, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और मुक्तिबोध तथा कॉलेज के बाहर डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की शख्सियतों की छाह मिली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी को लेकर मुक्तिबोध की रचनात्मकता उत्तेजित होती रहती। प्रसाद में प्रसाद गुण खोज लेने की मुक्तिबोध की कशिश का मैं चक्षुदर्शी गवाह बना।
दिग्विजय महाविद्यालय के स्टाफ रूम में कामायनी पर एक आध सप्ताह बाद मेरा रिफ्रेशर कोर्स शुरू हुआ। अब मैं जॉन मिल्टन और जयशंकर प्रसाद के महाकाव्यों के बीच मुक्तिबोध सेतु पर चलने का इकलौता यायावर यात्री था। मुझ अज्ञानी को सूचना नहीं थी कि मुक्तिबोध की अंग्रेजी साहित्य में भी गहरी पैठ है। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का उल्था किया। वैसा तो मेरे कक्षा गुरुओं ने सोचा बताया या बूझा नहीं था। एक दिन मुझे चाय पिलाने के बहाने पकड़कर ले गए मुक्तिबोध ने ताई को चाय बनाने कहा। खुद हमारी ओर पीटकर उस पुरानी हवेली नुमा मकान की आखिरी सीलन भरी दीवार से सटी छोटी सी मेज पर बैठकर कुछ लिखने लगे। वे अपने में डूब गए। चाय पीते मैंने उनकी चाय को ठंडा होते देखा। मुंह खोला लेकिन ताई की उंगली ने मना कर दिया। बरसाती दिन थे। मुक्तिबोध के सामने दीवार पर लगा पलस्तर का एक टुकड़ा सहसा मेज के आसपास गिर गया। उनके मन में इतना बड़ा भूचाल था कि वे हिले तक नहीं। दूसरे दिन मैंने मजाक के कच्चेपन में कहा कि दीवार पर पलस्तर इस तरह झरा है मानो ब्रह्म राक्षस का चेहरा उकेरा गया है। आपके लेखन में इतना पुण्य प्रताप है। ब्रह्म राक्षस, ओरांग उटान, क्लॉड अथरली जैसे 20 अटपटे नाम मुक्तिबोध की रचनाओं में अटे पड़े हैं। ये कवि विकृतियों के कबाड़ खाने में जाकर भी बीने गए पदार्थों की सुसंगतता निर्धारित कर उन्हें अभिव्यक्ति की धमन भट्टी में गलाकर कविता के उत्पाद में बदल देने की वैज्ञानिक वृत्ति का प्रयोग धर्मी भी रहा है। मेरे जीवन में वह शाम याद ध्यानी योग्य है। बूढ़ा सागर की पथरीली पटरियों पर बैठकर उस वक्त के शीर्षक आशंका के द्वीप अंधेरे में वाली कविता का एकल श्रोता बनना मेरे नसीब में आया। मुक्तिबोध का वो अविस्मरणीय काव्य पाठ तब तक चलता रहा जब तक सूरज पूरी तरह बूढ़ा सागर में डूब नहीं गया। एक अमर कविता के अनावृत होने के रहस्य को देखना कालजयी क्षण जीना था। वो वाकई गुएर्निका इन वर्स ही है। यह एक आंशिक और अपूर्ण लेकिन आत्मिक लयबद्धता का ऐलान है। मुक्तिबोध संभावित जन विद्रोह की निस्सारता से बेखबर नहीं थे। इसलिए इस महान कविता में लाचारी का अरण्य रोदन नहीं, उसकी हताशा की कलात्मक अनुभूति है। पिछले दिनों मलयालम के जाने माने कवि साहित्यकार डॉक्टर प्रभा वर्मा को उनके काव्योपन्यास श्याम माधवम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस संवाद में आपके साथ हैं एमजी कॉलेज तिरुवनंतपुरम की डॉक्टर SR जयश्री। प्रभा वर्मा जी मलयालम के लब्ध प्रतिष्ठित कवि, फिल्म गीतकार तथा सफल पत्रकार हैं। 2016 के केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत श्याम माधवम सृजक और विचारक श्री प्रभा वर्मा जी की सुदीर्घ रचना यात्रा का अनमोल रत्न है, जो कवि होने की गरिमा को नया विस्तार देता है। महाभारत के बहुचर्चित कृष्ण को एक भिन्न नजर से श्याम माधवम में आपने चित्रित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बचपन में मैंने कई बार महाभारत का वाचन किया है। गांधारी शाप देती है 36 साल के बाद कुल और तेरा सत्यानाश हो जाए, लेकिन मेरी अचरज इस बात पर नहीं, उस शाप वचन सुनकर कृष्ण की प्रतिक्रिया पर है। हे सुबल जी, मेरे अंतर्मन में भी यही इच्छा है, मुझे ऐसा दंड मिले। सहज है कि शापग्रस्त व्यक्ति बदले में शाप देते हैं या स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वह धर्मानुसार है। यह हम कृष्ण पहचानते हैं, यह शाप अपने कर्म का फल है। कृष्ण के दिल में अपराध बोध, पश्चाताप और प्रायश्चित का एक तल है। ऐसा एहसास हमको मिलता है, जो कुछ किया वह सब गलत निकला, न्याय समझकर किए सब अन्याय, जिसे धर्म माना अधर्म। ऐसा अपराध बोध का काला पक्ष कृष्ण के दिल में छलकता होगा, मैंने सोचा। जी, कृष्ण के जीवन की केवल एक घटना के आधार पर क्या इसकी स्थापना करना संभव है? अन्य कोई प्रसंग है महाभारत में? जरूर, और एक संदर्भ भी महाभारत में है। कृष्ण के पैर में तीर मारे निषाद कृष्ण से क्षमा याचन करते हैं कि अजानता कृतमिदम, माने अनजाने किया है, माफ कीजिए, जो मैंने चाहा तूने किया। कृष्ण की यह प्रतिक्रिया भी विचारणीय है। ऐसा कौन सा प्रसंग उनके जीवन में है, मैंने सोचा। हाँ, जरूर कुछ मार्मिक घटनाएं हैं। कर्ण से जयद्रथ, द्रौपदी, राधा, सत्यभामा, सबसे हमारा पूरा भरोसा है कि कृष्ण कभी न रोया है, सदैव आनंद मूर्ति। लेकिन सच्चाई पर विचार करें, गर्भावस्था में भी कैदी, जन्म कारागृह में, पिए हुए स्तन के दूध में भी विष, बचपन में वध की धमकी भोगनी पड़ी, जन्म में भी मां से अलगाव,
प्रणयिनी को अपनाने में पराजय, आखिर अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों सत्यानाश युद्ध का सूत्रधार। नतीजा क्या हुआ? जिसके लिए संघर्ष झेला, लड़ाई लड़ी, वे सत्ता विरोधी बने। रुक्मिणी और सत्यभामा से अन्याय किया, यही चिंता में वे जलते रहे। ऐसे एक कृष्ण रूप अभी तक किसी की कल्पना में भी उभर न आया। वह पहचान कर मैं चकित हो गया। पौराणिक पात्र या कृष्ण जैसे ईश्वरीय व्यक्तित्व को नई नसर और नजरिए से चित्रांकन या अभिव्यक्ति करने में लेखकी स्वतंत्रता की सीमा कहाँ तक है? इसमें साहित्यकार के रूप में कई सीमाएं हैं। थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ही इसका उत्तर है। यह सिद्धांत एक कसौटी है। जिस पात्र का पुनराख्यान करने का प्रयास लेखक करते हैं, उस पुनराख्यान में न्याय ठहराने योग्य कोई मौका रचना में या किसी आलोचना में है तो वह पात्र की पुनर्व्याख्या संभव हो सकते हैं। जी, आपकी काव्य यात्रा में ऐसे लंबे आख्यान पहले नहीं देखा है। श्याम माधवन की एक अलग पहचान है। एक प्रकार का स्वगत आख्यान है। इस प्रकार की एक आख्यान परीक्षण की प्रेरणा क्या है? इस प्रकार आख्यात्मक कविताएं मैंने पहले भी लिखी है, लेकिन इतनी लंबी नहीं है। 15 अध्याय तक हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन लेखनी तो मुझसे 15 अध्याय तक ले गई थी। कृष्ण में कितने भाव, लीला कृष्ण, सारथी, योद्धा, दूत, प्रेमी, योगेश्वर और भी कितने। वह कृष्ण को दायरे में मापना मेरी राय में असंभव है। आपने श्याम माधव में एक बृहत काव्य के रूप में एक परंपरागत रीति अपनाई है। आजकल विश्व कविता में और भारतीय कविता में रचना रीति और काव्य संप्रदाय में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और परीक्षण होता जा रहा है। इस माहौल में आपने क्यों ऐसी एक परंपरागत काव्य रीति अपनाई है? आधुनिकता परंपरा से संपूर्ण अलगाव नहीं। क्लासिसिज्म की निरंतरता आधुनिकता में विद्यमान है। नए युग को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने की क्षमता परंपरा में है तो उसे अपनाने में कोई गलती नहीं, लेकिन परंपरा का अंधानुकरण योग्य नहीं। आजकल बहुत सारी रचनाएं हैं जो मानवीय संवेदना में कोई गहरी छाप नहीं छोड़ती है। बाली जो दिख पड़ती है थोड़ी फिर बन जाएगी। समय सुमन ही क्या भर देता है शब्दों में अर्थ अनर्थ। यह श्याम माधवम की पंक्तियां है। इसका उत्तर भी यही है। श्याम माधवम मलयालम कवि साहित्यकार डॉक्टर प्रभा वर्मा के साथ बातचीत की डॉक्टर S.R. जयश्री ने। यह रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम से प्राप्त हुई। दक्षिण भारत से अब रुख करते हैं पश्चिम का। कच्छ अंचल का उल्लेख होते ही भौगोलिक दृष्टि से रण यानी गुजराती में रेगिस्तान का आभास होता है। वहां की बोली साहित्य की दृष्टि से कितनी समृद्ध है, बताया मदन कुमार अंजारिया ने। रण में खिले शब्द पंकज। कछड़ो खेले खलक में जी महासागर मच्छ, जित हिकड़ो कच्छी बसे उत डियाणी कच्छ। जी हाँ, कच्छ के महान कविवर काराणी जी की इन पंक्तियों का अर्थ है कि जैसे समंदर में मच्छ खेलता हो, उसी तरह कच्छ मुल्क विश्व में शोभित है और जगत में जहाँ भी कच्छी मानव रहते हैं वहाँ कच्छ का प्रकाश प्रसार होता है। तभी तो कहा गया है कि खुद तो जागता है औरों को भी जगाता है, कच्छी मानव विश्व में विजय घोष गजाता है। पुराणों में भी कच्छ प्रदेश की बातें लिखी गई हैं। विभिन्न कलाओं में कच्छ ने सकल संसार को प्रभावित किया है और अपना नाम भी रोशन किया है। हस्तकला, संगीत कला, शिल्प, स्थापत्य
एवं साहित्य के बारे में यह मुल्क जग मशहूर है और सदंतर निरंतर होता ही चलेगा। कविवर काराणी जी के उपरांत अनेक कच्छी साहित्य साधकों ने अमर साहित्य निर्माण किया है। कच्छी साहित्य में कवि निरंजन, कवि राघव, मकबूल कच्छी, माधव, मंगल, लक्ष्मी नारायण जोशी, अब्द, तेज, डॉक्टर जयंत खत्री, बकुलेश, शिवम, अजरामर गौर, शबाब, कारायल, अश्क और अन्य कई सर्जकों का उत्कृष्ट प्रदान है। संत कवि मैकरण दादा ने तो एक अनन्य साहित्य गाथा अंकित की है। विपुल ज्ञान साहित्य मैकरण दादा ने रचा है, जो अमर है, अविनाशी है। इन्होंने संवादिता के मंत्र जैसी बातें लिखी हैं, जैसा कि पिप्पर में पाण ने बावर में ब्यो, निम में उनाराण त कंढे में क्यों। अर्थात पिप्पल हो या बबुल, नीम हो या अन्य वृक्ष हो, पर सभी में एक ही ईश्वर निहित रहा है। कच्छी भाषा में लाघव है, तत्व है, सरलता भी है और चोट भी है जो अनन्य है। कच्छी साहित्य के महाकवि निरंजन, इन्होंने अविनाशी साहित्य प्रदान किया है। मुझे मातृभूमि के नमन। इस गीत रचना का तो अनन्य महत्व है। सर्जक प्रताप राय त्रिवेदी जी भी कच्छी साहित्य के महान भाषा शास्त्री थे। लालजी नानजी जोशी, जोहरा बानु ढोलिया, धनजी भानुशाली, स्वप्न कसबी, चंदन, गौतम जोशी, तेमेर, प्रभाशंकर फड़के, माऊजी महेश्वरी, जानी, रश्मि, डॉक्टर दिनेश जोशी, मनुभाई पाधी, वनु पाधी, डॉक्टर विशन नागड़ा, गुलाब देढ़िया और कई सर्जकों ने भी कच्छी साहित्य को पुष्ट किया है, प्रबल बनाया है और विश्व साहित्य में एक अच्छा सा नाम अंकित किया है, जो अविनाशी है। कच्छी साहित्य एवं अन्य कलाओं की यह यात्रा आज भी गतिमान है। कच्छी साहित्य विकास में आकाशवाणी का जबरदस्त योगदान है, उसी तरह दूरदर्शन का भी महत्व है। कच्छी साहित्य अकादमी की रचना साहित्य को बल देती है और अन्य सभाएं भी, मंडलों का भी प्रदान है। कच्छी साहित्य सभा, कच्छी साहित्य कला संघ, सांध्यदीप साहित्य सभा, कवि कला वृंद एवं अन्य मंडल कच्छी साहित्य को महान पुष्टि देता रहता है। सांप्रत समय में भी कच्छी साहित्य की कई किताबें प्रकाशित होती रहती है, पुरस्कृत भी होती रहती है, गौरव पुरस्कार भी दिया जाता है। कौमी एवं राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करती हुई रचनाएं भी कच्छी में रची जा रही हैं। सामयिकों का प्रकाशन भी साहित्य के लिए महत्व का बल प्रदान करने वाला है। कच्छ कलाम, कच्छ रचना, कुंजल जी कुणकार, मंगल मंदिर, कच्छ श्रुति और कच्छ अर्पण इत्यादि अनेक सामयिक प्रकट होते रहते हैं। कच्छ मित्र अखबार में पिछले 4 दशक से दिलजी गालियों साप्ताहिक तौर पर कच्छी साहित्य को बहुत अच्छा स्थान देती रही है। कच्छी साहित्य वास्तव को व्यक्त करता है, इसी कारण यह अमर साहित्य बना रहा है। तभी तो कच्छी मानव के बारे में भी बुलंद दावा किया गया है कि मिटा सकता नहीं खुद वक्त भी उसकी कहानी को, बहुत करीब से हमने छुआ है जिंदगानी को। जी हाँ, हमारा साहित्य जिंदगी को करीब से, निकटतम तौर से छूता रहता है, इसी वजह से यह अमर है। और कच्छी में यह भी लिखा गया है कि कडेक कोसा वायरा, कडेक थदी हलकार, काराणी हर हाल में खिली करे खींकार। अर्थात सुख हो या संकट,
धूप हो या छांव, कच्छी इंसान प्रत्येक स्थिति में हंसकर जीता है, जीने की प्रेरणा भी देता रहता है। कच्छी साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कल्पना विहार का नहीं है, बल्कि राष्ट्र चिंतन का कर्म भी करता है और प्रेरित भी करता है इसी दिशा में। और गर्व से सीना तान कर हर कच्छी माड़ू, कच्छी इंसान कहता है कि जब तक रहेगा हिमालय, जब तक रहेगी गंगा, तब तक लहराता रहेगा भारत का तिरंगा। रण में खिले शब्द पंकज। वार्ताकार थे मदन कुमार अंजारिया। यह रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी भुज से प्राप्त हुई। वो सूखे हुए फूल किताबों में, यादों के गलियारों में पुनः झांके, देश की खूबियों को बेहतर जाने। नमस्कार।